हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, वर्क पर एनर्जी के अगले लेक्चर की बातचीत चालू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग डालो, आज का फर्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, हम सबसे पहले बात कर रहे थे एनर्जी के बारे में। एनर्जी में मैंने आपको बताया था दैट इज अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करने की जो भी हमारी एबिलिटी है वो डिसाइड होती है आपके एनर्जी से, कि जितना ज़्यादा आप एनर्जेटिक हो उतना ज़्यादा उस वर्क को आप परफॉर्म कर सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। और एनर्जी में मैंने आपको बोला कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मोस्टली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज अ काइनेटिक एनर्जी, जो कि पार्टिकल के मोशन के कारण थी, एंड सेकेंड वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक की हमने बातचीत कर ली थी, इवन हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी डिस्कस किया था। आज हम बातचीत करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, कि इस पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे इस एरा में कवर होने वाली हैं। तो देखो बच्चों, जैसे अगर एनर्जी की बात करूं तो समझ में आता है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये भी बड़ी इजीली समझ में आता है कि कोई भी बॉडी अगर मूविंग है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो इसको तो आप क्लियरली देख के बता सकते हो कब काइनेटिक एनर्जी होगी और कब नहीं होगी, और होगी तो कितना होगी, डेट इज इक्वल टू होगा हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी रीड करना तो सबसे आसान है। आ रही ना बात समझ में, कि काइनेटिक एनर्जी को लिखना, उसको रीड करना, ये तो एकदम आसान है। ओनली द थिंग दैट इज लेफ्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे समझा जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए बच्चों, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बातचीत करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इवन आपका इस चैप्टर में काम आएगा, आपका बेटा SHM में काम आएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक में, हर जगह काम आने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। एकदम सिंपल सी बात है कि लेट्स से मैं बोल देता हूँ ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अभी इस पोजीशन पर है, क्लियर। इसकी अभी वेलोसिटी जीरो है, ये रेस्ट पर है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को आप क्या बोलोगे, जीरो बोलोगे। आ रही बात समझ में। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके बेटा यहाँ पे ले आता हूँ। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ भी ऑब्जर्व करोगे तो अब भी इसकी वेलोसिटी जीरो है, अभी भी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। डेट मीन्स इसके पास अभी भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पहले हाथ में यहाँ पर था, इस लेवल पर था, तब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। अब इस हाइट पर है, अब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बट अगर आप कंप्लीट प्रोसेस को देखोगे, यहाँ से ऊपर तक लाने में मैंने कोई ना कोई वर्क परफॉर्म किया होगा, मेरा कोई ना कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको नीचे से ऊपर लाने में कंज्यूम हुआ होगा, और वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में तो नहीं गया, क्योंकि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ये रेस्ट पर है। तो वो एनर्जी गई कहाँ। आ रही बात समझ में, कि इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर तक लिफ्ट करने में ये एनर्जी कहाँ गई, जो मैंने वर्क किया वो वर्क कहाँ पर गया। तो उसी वर्क को, तो देखो सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी को आप दो तरीके से समझ सकते हो। अगर मैं फर्स्ट डेफिनेशन वाइज बात करूं, इट इज द एनर्जी मार्कर को हटाते हैं, इट इज द एनर्जी पजेज बाई मास पार्टिकल्स और चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेट, सभी में आप पढ़ोगे तो मैं जनरली पार्टिकल्स लिख देता हूँ। इट इज द एनर्जी पजेज बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर पोजीशंस। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन के कारण जो एनर्जी कैरी करेगा वो काइनेटिक है, लेकिन अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए भी उसको एक एनर्जी चाहिए, और उस पोजीशन के कारण जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। डेट मीन्स सीधा सीधा अगर आप इसे लिखो तो बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कोई भी पार्टिकल की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होगी डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बच्चों, ये बात थोड़ी समझ में कम आती है कि पोजीशन के कारण एनर्जी जो होगी डेट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसका कहने का मतलब क्या है, इस बात को आप ऐसे समझ लो कि मान लो कि लेट से मैं ऐसे बोल देता हूँ बच्चों कि ये कोई भी एक चार्ज प्रोटॉन ले लेते हैं, जैसे हम कि मेरे पास ये कोई भी एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और एक ये कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अभी दोनों रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो इनकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्लियर।
अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, बिकॉज आपने पढ़ रखा है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सेम नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों की टेंडेंसी है एक दूसरे को पास खींचने की। स्टिल अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर बने हुए हैं, स्टिल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर है, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब इनके पास इतनी एनर्जी हो कि जो इस अट्रैक्टिव फोर्स को काउंटर कर पाए, जो इस अट्रैक्टिव फोर्स को काउंटर कर पाए। अगर इनके पास इतनी एनर्जी है तभी ये अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। क्लियर? दैट मीन्स अगर बेटा मैं यहाँ पे बोलूँ इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात समझ में कि कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी एक एनर्जी कैरी करता है। सीधी सी बात है, कोई भी पॉलिटिशियन की बात करो, अगर उसे अपनी कुर्सी पर बैठे रहना है तो उसे एनर्जी चाहिए, उसके पास इतनी पावर एनर्जी होनी चाहिए कि वो अपनी कुर्सी को बचाए रखे। वही वाली कहानी बेटा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की है कि अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि ये कोई भी एक मास ब्लॉक है, अभी ये बेटा एकदम ग्राउंड पे रखा है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो मैं बोल दूंगा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अब मैं इस मास ब्लॉक को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, 10 फ्लोर ऊपर उठा के ले गया। ऊपर उठा के ले जाओगे तो वर्क तो होगा, ऊपर उठा के भी रेस्ट पर है, मतलब अब भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन नीचे से ऊपर उठा के ले गया तो यहाँ पर कोई ना कोई तो वर्क हुआ, तभी ये ब्लॉक नीचे से ऊपर गया। दैट मीन्स कोई ना कोई तो मेरी एनर्जी कंज्यूम हुई, और एनर्जी आपने पढ़ा है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वो जो पर्सन लेके गया उसके कारण उसकी जो एनर्जी कंज्यूम हुई वो इसको मिल गई, और उस एनर्जी को आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी। कि अब ये ब्लॉक अपनी पोजीशन के रेस्पेक्ट में एक एनर्जी कैरी करेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है, सीधी सी बात है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन के रेस्पेक्ट में एनर्जी कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात समझ में? देखो बच्चों, अगर मैं मास पार्टिकल की बात करूंगा तो उसको हम बोल देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं चार्ज पार्टिकल की बात करूंगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और अगर मैं स्प्रिंग में बात करूंगा तो उसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे हम पार्टिकल्स को चेंज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी चेंज हो जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कि ये हो गई अपनी पोजीशन के कारण। अगला नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बेटा बातचीत करता हूँ, एनर्जी है तो सीधी सी बात है दैट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो बेटा वही सेम ऐसा यूनिट इसकी भी जूल होगी, बिकॉज दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये तो छोटे मोटे से पॉइंट हैं। यहाँ पर अगर मैं बेटा इसके टाइप्स की बात करूँ, कौन कौन से टाइप की अपनी एनर्जी पॉसिबल है, तो फर्स्ट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट वन दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गई अपनी बेटा मास पार्टिकल के लिए, कि अगर मास पार्टिकल अपनी एनर्जी अपनी पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो वो जो एनर्जी कैरी करेंगे उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड, अगर बेटा चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन कैरी कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में हम कौन सी डिफाइन करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और थर्ड होती है बेटा हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक है या स्प्रिंग सिस्टम है तो स्प्रिंग जो एनर्जी कैरी करेगी दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल हम 3 टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इनमें से ये दोनों तो बेटा मैं आपको इस 11th के इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और ये आप पढ़ोगे बेटा 12th के चैप्टर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम डिस्कशन करेंगे 12th में। अभी हम 2 पोटेंशियल एनर्जी को यूज करने वाले हैं। आ रही बात समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, क्यों पोजीशन के कारण मास पार्टिकल चार्ज पार्टिकल एनर्जी कैरी करते हैं, कौन कौन से टाइप की एनर्जी पॉसिबल है पोटेंशियल में, दीज आर द बेसिक समरी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पोटेंशियल एनर्जी is only defined for
कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी की बात हम ओनली किन के लिए करते हैं? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं होती है, उनकी हम बातचीत नहीं करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डेट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज ये पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ पर। जो भी पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी कि ब्लॉक की चार्ज की पोजीशन क्या है। क्लियर? और कंजर्वेटिव फोर्स भी पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर। क्लियर? तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको नोट डाउन करो। तो बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। लिख लो बच्चों इसे। चलिए बच्चों, तो ये तो हो गए बेसिक पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी के। अब बात करते हैं बेटा पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो बेटा पहले हेडिंग डालो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई? एनर्जी ड्यू टू देयर पोजीशन। कोई भी पार्टिकल है, चाहे वो मास हो, चार्ज हो या अदर पार्टिकल्स हो, उनकी पोजीशन के कारण वो कैरी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो डेट इज स्पेसिफाइड फॉर मास पार्टिकल्स। तो हम स्पेसिफाई हैं मास पार्टिकल्स के लिए, और पूरा मैकेनिक्स में हम मास के बारे में ही बातचीत करते हैं। ब्लॉक चाहे वो पॉइंट मास हो या आगे मैं बॉडी की बातचीत करूंगा। अभी हम चार्ज वगैरह की बातचीत नहीं करते हैं, वो आपके 12th में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ बेटा, ये कोई भी अपने पास मास पार्टिकल है, ये अपनी पोजीशन के कारण जो एनर्जी कैरी करेगा डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेके चलते हैं अर्थ को। डेट मीन्स अर्थ की सरफेस से हम पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहे होते हैं। अर्थ हमारा यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है। तो देखिए बच्चों, क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। लेट्स से ये ग्राउंड है, यहाँ पर बेटा ये कोई भी ब्लॉक रखा है जिसका मास है m। ग्राउंड पर ये कोई भी ब्लॉक रखा है, इसका मास कितना है m। मैं इसको लिफ्ट करके ऊपर ले जाता हूँ अप टू हाइट h। इसको मैं लिफ्ट करके कहाँ ले जा रहा हूँ? ऊपर ले जा रहा हूँ अप टू हाइट h। क्लियर? तो ओवरऑल इसको ऊपर लिफ्ट करने में कोई ना कोई वर्क डन परफॉर्म होगा। अभी मैं बोल देता हूँ इनिशियली भी ये रेस्ट पर था और अब भी ये बेटा रेस्ट पर है। इसको कोई भी मैंने वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट नहीं की है, इसको ओनली मैंने लिफ्ट किया है ऊपर। तो इसको ऊपर लिफ्ट करने में भी कोई ना कोई वर्क डन तो होगा। सही बात है? या मैं ऐसे बोलूँ कि इसको ऊपर ले जाने में ग्रेविटी ने भी कोई ना कोई वर्क डन किया होगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी डेट इज डिनोटेड बाई Wg, विच इज इक्वल टू होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। आ रही ना बात समझ में? वर्क डन बाई ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। इसको इस तरीके से लिख दें। अगला देखो बेटा, वर्क डन बाई ग्रेविटी डेट इज इक्वल टू कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा इस पर नीचे? mg। कितना लगेगा? mg। इसको कितना ऊपर ले जा रहे हैं बेटा हम? h हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h। क्लियर? नाउ फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180, और cos 180 होगा अपना -1। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा वर्क डन बाई ग्रेविटी डेट इज इक्वल टू आएगा अपना -mgh। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आएगा अपना? -mgh। आ रही ना बात समझ में? कि कोई भी ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट करने में जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन होगा डेट इज -mgh। और ये मैंने आपको सिखाया भी था। अगर ऊपर ले जाओगे तो -mgh और नीचे लाओगे तो +mgh। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई भी पास से लेके आऊँ, ओनली वर्टिकल हाइट को ही काउंट करना है। सीधी सीधी बात आपको बताई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? ग्रेविटी के अगेंस्ट इतना वर्क डन हुआ। ठीक है? लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटी ने इसे ऊपर उठाया हो।
उठाने के लिए तो आपने ही फोर्स लगाया होगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तभी ये ऊपर क्या होगा, अदरवाइज इक्वल होगा। तो अगर मैं लिखता वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, लेट से ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो आप इसको लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, लिफ्ट करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम मुझे mg फोर्स तो लगाना होगा। अगर mg से कम लगाओगे तो वो उठेगा नहीं। डेट मीन्स यहाँ पर मिनिमम फोर्स तो कितना लग रहा है, mg डिस्प्लेसमेंट h cos 0 हो गया अपन। तो यहाँ से आ जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेज mgh और वर्क डन बाई ग्रेविटी इज माइनस mgh। आ रही ना बात समझ में? तो ये तो सीधी सीधा वर्क डन आ गया, लेकिन हमें तो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या। तो देखिए बच्चों, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट इज डिनोटेड बाय WC, ठीक है, विच इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज द टर्म दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ओनली ये कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन होगा, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा। और कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन होगा तो कंजर्वेटिव से कैलकुलेट होगा, और अगर कंजर्वेटिव से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लिखते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज अ नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा था, कंजर्वेटिव, इसका वर्क डन कितना हुआ, माइनस mgh, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली ब्लॉक ग्राउंड पर था, इफ आई कंसीडर ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो आई कैन राइट u फाइनल इज इक्वल टू mgh। तो अगर कोई भी ब्लॉक को अर्थ की सरफेस से, दैट इज अर्थ सरफेस, समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट लिखने का काम आएगा आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। कोई भी ब्लॉक को अर्थ सरफेस से h हाइट पर ले जा रहे हो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। आ रही बात समझ में कि कोई भी मास ब्लॉक है, अगर अर्थ सरफेस के एक पर्टिकुलर हाइट पर है, h पर है mgh, h1 पर है mgh1, h2 पर है mgh2, तो सीधा सीधा है पोटेंशियल एनर्जी होती है अपनी mgh। और ये जो मैंने रिलेशन बताया दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज अ नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात समझ में? देखो बात ऐसी है, वर्क पर एनर्जी में हमने वर्क को अच्छे से समझ लिया था, एनर्जी में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपको बताई थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स भी हमें यूज में लेकर प्रॉब्लम्स को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वर्क एनर्जी तरीका है, एक दूसरा तरीका एनर्जी कंजर्वेशन है, उससे भी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी है क्या है, ठीक है, क्यों पार्टिकल्स कैरी कर रहे होते हैं, चाहे वो मास हो या चार्ज हो, कौन कौन से टाइप की होती है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है, जिसमें पहला टाइप बताया है ग्रेविटेशनल। सीधी सी बात है, अगर ब्लॉक ग्राउंड से हाइट पर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैरी करेगा, h हाइट पर है तो mgh होगी, h1 पर है तो mgh1 होगी, और कुछ भी ऐसा सोचने का नहीं है, बस इतनी सी बात मैंने आपको पढ़ाई है। क्लियर? चलिए तो इसे कॉपी कर लो, फिर मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो बच्चों, सेकेंड हेडिंग डालो बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बातचीत करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म का मतलब तो हमें समझ में आता है। यहाँ पर जो इलास्टिक वर्ड है दैट रेफर टू द स्प्रिंग, सो यू कैन आल्सो कॉल्ड इट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी।
सीधी सी समझ लो, क्योंकि स्प्रिंग मैंने आपको एनएलएम में भी पढ़ा है, मैंने आपको वर्क पर एनर्जी के चैप्टर में भी पढ़ाया है, और स्प्रिंग फोर्स भी आपको पता है, वर्क डन बाई स्प्रिंग भी आपको पता है। तो देखो बच्चों, इसको या तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल लो। इलास्टिक वर्ड क्यों बोला है? सीधी सी बात है, स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो तो उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। जहाँ इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री रिगेन कर ले आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे स्प्रिंग है, अभी नेचुरल लेंथ में है, मैंने खींचा, उसकी लेंथ में चेंज हो गया, मैंने फोर्स हटाया, वापस से वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ गई। तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। आ रही ना बात समझ में? और इसके कारण जो एनर्जी कैरी होती है उसको बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि इलास्टिसिटी पर एक पूरा अलग से चैप्टर भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम से, उसमें आप पढ़ोगे सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, इलास्टिसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, वहाँ पर भी स्प्रिंग को पढ़ लेंगे वापस से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना इलास्टिसिटी के बारे में, ओनली टर्म है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग कैरी कर रही होती है, बस इतना सा है। तो कहने की बात क्या है, जैसे मान लो कि ये कोई भी एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, क्लियर, और अभी ये स्प्रिंग अपनी बेटा नेचुरल लेंथ में है। नाउ व्हाट आई डू कि मैं इस स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, और ये एक्स डिस्टेंस तक स्ट्रेच हो जाती है। कितना डिस्टेंस तक स्ट्रेच हो गई? एक्स तक। तो सीधी सी बात है, ओवरऑल यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ा तभी ये स्ट्रेच हुई होगी, और फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर वर्क डन भी होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे वर्क डन, अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी कैसा था? कंजर्वेटिव, पढ़ाया था ना मैंने। तो मैं अगर लिखूँगा बेटा वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, कितना होगा? -12 kx²। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना होगा अपना? -12 kx²। सिंपल सी बात है, जहाँ पर k तो होता है बेटा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट और x होता है बेटा अपना डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो कोई भी स्प्रिंग पर जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, ओवरऑल इसमें डिस्प्लेसमेंट आया तो वर्क डन होगा। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स डेट इज इक्वल टू आया था जिसमें, जब माइनस की इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बताई थी। अब देखिए ओवरऑल वर्क डन हुआ, अब स्प्रिंग यहाँ रुकी हुई है, पार्टिकल्स ने अपनी नई पोजीशन को गेन कर लिया है, उस पर बने हुए हैं, तो उसके कारण भी वो एनर्जी कैरी करेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। और कितना होगा? तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स डेट इज अ नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना हुआ वर्क डन? -12 kx²। ये क्या है? u फाइनल माइनस u इनिशियल। इनिशियली x इक्वल टू 0 पर u इनिशियल वॉज 0। अगर मैं ये 0 पुट करूँगा तो यहाँ से फाइनली पोटेंशियल एनर्जी माइनस से माइनस गया, कितना आ गया? ½ kx²। दैट मीन्स बॉडी स्प्रिंग जो है अगर उसको x स्ट्रेच करोगे तो वो भी कैरी करेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड द अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ½ kx²। कितना होगा बेटा इसका अमाउंट? ½ kx²। आ रही बात समझ में? तो दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट, जिसमें दो टाइप की हमारी मेजर पोटेंशियल एनर्जी बताई मैंने, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। सीधा सीधा है, ब्लॉक अर्थ सरफेस की हाइट पर है +mgh, अर्थ सरफेस से डेप्थ पर है -mgh, और कुछ भी आपको ऐसा सोचना नहीं है। और स्प्रिंग में अगर मैं बात करूं, स्प्रिंग चाहे x से मैंने एक्सटेंड की है, अदरवाइज कंप्रेस किया है, चाहे तो उसको आपने लंबा किया है चाहे आपने उसको छोटा किया है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी ½ kx²। आ रही बात समझ में? और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी कैरिड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर पोजीशंस, क्लियर। ये पूरी कहानी आई समझ में, इसे आप कॉपी कर लो। स्टिल अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप, जस्ट टेक अ फोटो, जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो अपनी क्वेरी वहाँ पर लिख दो, योर क्वेरीज विल गेट क्लियर विद इन अ 1 day, ठीक है। सो thank you for watching this video. Now we'll continue next topic, that is energy conservation principle, which is very important for this chapter and for upcoming chapters like rotational motion, SHM, सबके लिए important है। इवन एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा, so वो हम फिर कंटिन्यू करेंगे। So thank you.